Welcome to online classes, your international school. This is me, Virender Singh. How are you, student? I hope everyone is fine. Okay, then we will start chapter 4, class 11th, political science. और इस चैप्टर में हम कर रहे हैं कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव्स, और एग्जीक्यूटिव्स में आज का जो टॉपिक होगा दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है ना. तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का पद भारत में और उसकी जो मंत्री परिषद है उसके बारे में जानेंगे. इससे पहले एक बार पीछे वाले जो टॉपिक के बारे में हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं. हमने कार्यपालिका की डेफिनेशन के बारे में इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा, और उसके बाद में हमने बात की थी जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो वेरियस नेशंस के अंदर में अलग अलग तरह की जो प्रकार की सरकार है उसके बारे में बात की थी. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. राइट, हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था, और आज हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है. तो सबसे पहले सबसे बात तो यह है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द पावर थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. जो राष्ट्रपति है हमारे देश में, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इटसेल्फ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो अपने आप में देश में, हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो अपने आप में काफी पावरफुल होता है. राइट, ये बात तो आप मानते हो. एंड पावरफुल किस लिए? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और लोकसभा जो है डायरेक्टली इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. अपने देश के जो प्रतिनिधि है, जो देश की जो जनता है, एलिजिबल वोटर्स है, उनके थ्रू लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं. तो डायरेक्टली चुन के आने के कारण जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं. अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है, ये जो मेजोरिटी जो हाउस के अंदर लोकसभा के पास में, लोकसभा के अंदर जिसके पास में, जिस दल के पास में या जिस कोएलिशन के पास में जो सबसे जो मेजोरिटी होगी यानी कि बहुमत होगा, टोटल जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका जिसके पास 50% प्लस 1 जो सीटें होंगी, या फिर किसी कोएलिशन, किसी दल को मिलाकर, उसके साथ में सहयोगी दल को मिलाकर जिनके पास में इतनी सीटें बनती है, और उस जो लोकसभा में दल के नेता को जो है प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति है, वो इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेता है दल का नेता. और उसके बाद में, उसके शपथ लेने के बाद में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे, या प्रधानमंत्री ने जिनको चाहा है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखने के लिए, उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं. तो अपने आप में आप सोच समझ सकते हो कि जो प्रधानमंत्री का पद है अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली है, बहुत उसके पास में पावर है. तो इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है तब तक पावरफुल रहता है, तब तक शक्ति में रहता है, तब तक वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है जब तक कि उसको लोकसभा में बहुमत होता है. क्योंकि वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात जब तक उसको लोकसभा में बहुमत है उसकी सरकार बनी रहती है. और जिस दिन या किसी भी परिस्थितियों में अगर लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री या उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो बहुमत कम हो जाता है, जो मेजोरिटी अगर बहुमत नहीं रहता है, तो उसकी सरकार के खिलाफ जो विपक्ष की पार्टी है वो अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है कि भाई आपके पास में बहुमत नहीं है, और वाद विवाद के बाद में, फ्लोर टेस्ट के बाद में हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को त्याग पत्र देना पड़े. अगर प्राइम मिनिस्टर त्याग पत्र देता है तो उसकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी त्याग पत्र देना होगा. तो अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंस है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास में बहुमत हो. अब ये 1989 से पहले ऐसी परिस्थितियां नहीं थी. जो भी सरकारें कांग्रेस की बनी है देश में आजादी के बाद में, वो फुल मेजोरिटी के पास में रही है. ठीक है ना, उन्होंने मेजोरिटी रखी हमेशा.
बहुमत उनके पास में रहा है। लेकिन 1989 के बाद में देश के अंदर कारण आप ये भी ले सकते हो कि बहुत सारे दल हैं, इस वजह से किसी एक पार्टी को हमारे देश की जनता ने बहुमत नहीं दिया और उसके बाद में जो सरकारें बनी वो कोई भी ऐसा दल नहीं रहा 1989 से लेके 1998 तक कि वो अपने बल पर कोई एक पार्टी देश के अंदर सरकार बनाने की परिस्थिति जिस स्थिति में हो। तो इस तरह की जब स्थितियां बनती है तो आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति उस टाइम में काफी पावरफुल हो जाता है। राष्ट्रपति अपने विवेक का निर्णय कर जितने भी जो दल हैं उसको अपनी विजडम के अनुसार ऐसा लगता है कि इस दल के नेता के पास में बहुमत है, वो उसको जो इनवाइट कर सकते हैं और प्रधानमंत्री की शपथ दिला सकते हैं। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति के पास में इस तरह की परिस्थितियों में काफी विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं वो सरकार बनाने के लिए। अब बात कर रहे थे हम प्राइम मिनिस्टर की। अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या करता है जो प्राइम मिनिस्टर, जो भी सरकार बनाने जा रहे हैं, वो जो बाकी जो जीत कर आए हैं संसद सदस्य लोकसभा के अंदर या अन्य छोटे दल हैं उनके साथ में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर जिसकी दलों की आपस में विचारधाराएं एक जैसी हैं, जिनकी आइडियोलॉजी एक जैसी है, वो आपस में बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। जब ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उस समय हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी नहीं है, वो दूसरे दलों का सहयोग लेकर सरकार बनाते हैं, तो वो दैट गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड एज ए कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है ना, उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाएगा। और ऐसी कोएलिशन गवर्नमेंट ज्यादातर साझे प्रोग्राम के ऊपर चलती है। जो पॉलिसीज है, जो सरकार को लेके पॉलिसीज को चलना है, उसके अंदर उसको ये ध्यान में रखना होता है कि जो उसके सहयोगी दल है वो उनका भी उनको विश्वास जीतना होता है। ठीक है, जैसे इस तरह की परिस्थितियों में प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बहुत ही पावरफुल नहीं रहता है और यहां तक कि उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको भी वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चुन सकता है, क्योंकि उनके ऊपर जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। या कई बार तो कई सहयोगी दल क्या करते हैं, वो डायरेक्टली अपनी डिमांड रख देते हैं कि फला फला पोर्टफोलियो हमको चाहिए सरकार के अंदर। तो उन परिस्थितियों में अगर सरकार बनानी है तो जो बड़े दल के नेता को थोड़ा सा लिबरल होकर चलना होता है और अपनी पॉलिसीज के साथ तो कंप्रोमाइज करते हैं इन तरह की परिस्थितियों में, और साथ ही जो मेन इंपोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं वो सहयोगी दल को देने होते हैं। तो अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी हमारे पास में एक कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद में फिर स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य मंत्री बोला जाता है, और उसके बाद में डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स भी होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर जब मंत्री परिषद को शपथ दिलाते हैं तो ये देखते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये अपनी पार्टी से या अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है तो दूसरे जो सहयोगी की पार्टी से अगर वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऐड करते हैं, उनको लेते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका राजनीतिक वर्चस्व कितना है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है। साथ ही साथ आजकल मजबूरी है किसी भी दल की कि वो वोट बैंक के अभी देखा जाता है कि कास्ट भी काफी बार या रिलीजन को भी कई बार देखा जाता है, ये कौन से रिलीजन को या कौन सी कास्ट को, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, कितना रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे पहलू हैं जब जो सहयोगी दलों की मदद से जो सरकार बनती है, कोएलिशन, इस तरह की चीजों को रखकर ध्यान में रखकर सरकार बनाई जाती है। राइट, हम बात कर लेते हैं, सपोज ये सोचकर आप आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत के बारे में बात करते हैं। अब जो मैंने बातें कही कि अगर लोकसभा में जो दल का जो नेता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है उसको अगर बहुमत नहीं होता है तो वो कोएलिशन सरकार बनाते हैं। अब मान के चलिए
जो लोकसभा के अंदर बहुमत का दल का जो नेता है वो प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास अपनी ही पार्टी, जैसे बात करो कि आज के दिन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं 2014 से लेके अभी तक इनकी जो सरकार है वो लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ है। तो इस तरह की सरकारें जो बनती है जिसमें फुल मेजोरिटी इनके पास होती है, वो प्राइम मिनिस्टर अपने आप में काफी शक्तिशाली हो जाता है। और क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान देखा जाए तो उनका जो नेता होता है उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी के आधार पर जो सरकार या पार्टी को जीत दिला के लाता है। तो इस तरह के प्राइम मिनिस्टर जिनकी आइडियोलॉजी से जो जनता प्रभावित होती है, इनका इन्फ्लुएंस होता है, उनकी ग्रास्पिंग होती है जनता के ऊपर, और वो बहुमत के साथ में, बहुमत से भी काफी ऊपर सीटों के साथ में चुन के आते हैं, तो वो अपने आप में एक उनकी पर्सनैलिटी का निखार आता है। सरकार के अंदर वो काम करते वक्त ये नजर आता है कि भाई यह जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुमत दल के नेता के हैं। तो ऐसी सरकारें ज्यादातर इंडिपेंडेंटली किसी के दबाव में नहीं आए बगैर निर्णय लेती हैं पार्लियामेंट के अंदर, या जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। हालांकि ये बात सही है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या जो एग्जीक्यूटिव्स है, टोटली दे आर रेस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति स्पेशली वो उत्तरदायी होते हैं अपने काम के लिए। और जो भी आप कोई भी बिल लेके आते हो, कोई प्रस्ताव जो पार्लियामेंट के अंदर लेके आते हो लोकसभा में, अगर उसके प्रस्ताव किसी वजह से मतलब पास नहीं हो पाता है तो ये अपने आप में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, प्रधानमंत्री के लिए काफी एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। तो कहने का मतलब जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बहुमत दल का जो नेता है वो अगर फुल मेजोरिटी के साथ है तो अपनी पावर का इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करते हैं, और जिनके पास में मेजोरिटी नहीं है तो उनको एक काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सरकार चलाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर कैबिनेट के किसी एक मंत्री अपना विश्वास खो देता है या उसका लाया हुआ बिल लोकसभा के अंदर पास नहीं हो पाता है, तो ये अपने आप में, जैसे मैंने कहा कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है और अपनी जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो ऐसे परिस्थितियों के अंदर जो सरकार के लिए काफी एक विकट परिस्थिति हो जाती है। तो इस तरह की परिस्थितियों में काफी जो प्रॉब्लम आती है। और इसी तरह से अगर सरकार पूरी, अगर किसी एक मंत्री ने किसी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी तरह से वो अपनी सरकार का साथ नहीं देते हैं, तो उन परिस्थितियों में उस मिनिस्टर को या तो सरकार छोड़नी होगी, अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, या सरकार के साथ में एग्री होना होगा। तो कहने का मतलब कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक साथ सारे के सारे बने, एक साथ जाएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर की पावर की बात करें तो अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, अगर या फिर रेजिग्नेशन देना हो जाता है, तो उस टाइम में जो आपकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको पूरे को रेजिग्नेशन देना होगा। इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देता है और अगर प्राइम मिनिस्टर की अनफॉर्चुनेटली इस तरह की पद पे रहते हुए डेथ हो जाती है तो पूरी सरकार ही डिसॉल्व हो जाती है उस टाइम में। तो अपने आप में जो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है काफी पावरफुल है। और प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के सरकार के बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। जो भी जो फैसले लोकसभा में लिए जाते हैं उनके बारे में जो प्राइम मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, संवैधानिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो भी प्रस्ताव या जो भी बिल लाने जा रहे हैं उसके बारे में सूचना जो है समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित करता रहे, देते रहे, ताकि राष्ट्रपति के बीच में और सरकार के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे। तो इस तरह से हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की शक्ति के स्रोत क्या है। आखिर प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल क्यों है हमारे देश में?
तो उसमें सबसे पहला तो क्योंकि वो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनको वो खुद अपने विवेक के अनुसार, अगर फुल मेजोरिटी में है उनका दल, तो अपनी विवेक के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार चुनते हैं। अगर उनको कोई लगता है, यानी कि उनके पश्चात पर्यंत ही कोई मंत्री जो मंत्री पद पर रह सकता है। प्राइम मिनिस्टर जब तक चाहे उनकी इच्छा के अनुरूप रह सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को चाहे कि उनको अपने पद से त्याग पत्र देना हो तो उनको देना होगा। या फिर आप दूसरी कंडीशन देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा या लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी चाहे तो मंत्री अपने मंत्री परिषद में जगह दे सकते हैं। आज के दिन जो मंत्री परिषद है उसके अंदर भी अगर आप विदेश मंत्री की बात करें तो जब इन्होंने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला था तब वो लोकसभा के ही वॉज नीदर मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि दोनों राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य ना होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपनी कैबिनेट में जगह दे दी थी। तो अपने आप में प्राइम मिनिस्टर के अपने कुछ विवेक या विशेषाधिकार है। और ऐसे जो मिनिस्टर है या ऐसा प्राइम मिनिस्टर के केस में भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी अगर किसी भी दल का नेता किसी भी लोकसभा या राज्यसभा से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होते हुए भी ऐसे भी कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन 6 साल अपने पद को ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ उनको जो है या तो लोकसभा की या फिर राज्यसभा की सदस्यता लेनी होती है। तो ये तो हुआ, हमने बात की प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन की और उनके शक्तियों के स्रोत के बारे में करें कि वो लोकसभा में वो नेतृत्व करता है अपनी पार्टी के लिए। लोकसभा का जो एक कहें कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोकसभा के अंदर जितने भी अगर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो विचार हैं वो लोकसभा को प्राइम मिनिस्टर रखते हैं। राज्यसभा में हो सकता है पार्टी अपनी तरफ से विपक्ष के नेता के रूप में या लीडर के रूप में किसी को भी नेता रखा जा सकता है, लेकिन लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री खुद रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से चुनाव के दौरान जो है उनका काफी व्यक्तिगत जो अपनी पर्सनैलिटी है वो उभर के आती है। जैसा कि हमने अभी जो करंट में इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है उनको देखा कि लोकसभा का जो चुनाव है उन्होंने पूरी पार्टी के लिए अपने आइडियोलॉजी, अपने विचार, अपनी मतलब व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी है उसके आधार पर जीता। तो अपने आप में वो अपने मतलब खुद ही एक शक्तिशाली देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में उभरे हैं। और मीडिया को भी वही जो पार्टी के बारे में या तो मीडिया उसके द्वारा या पार्टी के द्वारा जो अपॉइंटेड जो मेंबर्स हैं वो जो मीडिया के सामने अपने पार्टी की जो विचार हैं या किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन देना होता है तो देते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर खुद मीडिया के सामने आते हैं। उसके बाद में बात हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय जो भी सम्मेलन वगैरह होते हैं तो देश को अगर रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता होती है, जितने भी जो इंटरनेशनल जो मीटिंग होती है तो देश की तरफ से प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में मेन जो सबसे जो एग्जीक्यूटिव जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका के अंदर जो अपने आईएएस ऑफिसर्स है जो हर मिनिस्ट्री के अंदर में बैठे रहते हैं, जो एक परमानेंट स्थायी कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं, उनके ऊपर उसका काफी आधिपत्य होता है, काफी ये कहें कि पकड़ होती है। डायरेक्टली वो प्रधानमंत्री के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ये जो है वो प्रधानमंत्री की देखरेख में कार्य करते हैं और अपने कार्यों के लिए वो ब्रीफिंग समय समय पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के पास में उनकी ब्रीफिंग जाती है। तो अपने आप में आप समझ सकते हो किस तरह से। साथ में विदेश यात्रा के दौरान वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉकेट बॉक्स की बात करें तो कि सारी यानी कि डिसीजन लेने की जो क्षमता है, अपने बात करें कि अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में अगर किसी तरह का सारी शक्तियां उनके पास में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर किसी को अगर उनको लगता है कि
जब भी कोई दूसरा मतलब लगता है कि वो अपने काम को, कार्यभार को, कोई मंत्री परिषद का सदस्य अगर सही से नहीं निभा पा रहे, तो उनके पास में ये एक वीटो पावर जैसा है, वो आप उसका इस्तेमाल करके उनको कार्यभार से पद मुक्त कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ में दूसरा है प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका। ये आ जाती है प्रधानमंत्री की शक्तियों में आया बदलाव। देखो 1989 तक जैसा कि मैंने बात किया, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर काफी पावरफुल रहे हैं। चाहे पीछे के जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करें या फिर इंदिरा गांधी की बात करें, कुछ पीरियड के लिए लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, या फिर राजीव गांधी जो है उनका, तो ये सभी प्राइम मिनिस्टर जो है काफी वो अपने जो शक्तियों का इस्तेमाल करते रहे। कारण यही कि उनका लोकसभा के अंदर बहुमत रहा, और जब तक लोकसभा के अंदर बहुमत है किसी प्राइम मिनिस्टर के पास में, उसी को वो उतनी ही अच्छे से काम कर पाता है। लेकिन 1989 के बाद इस तरह की देश में परिस्थितियां बनी, किसी भी दल को 1989 से लेकर 1998 तक किसी मतलब फुल मेजोरिटी में कोई सरकार नहीं बन पाई, और वो ऐसी भी सरकारें बनी कि 26 से लेकर 28 जो दूसरे दल हैं उनके बहुमत से बनी, और वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। तो इस पीरियड में हमारे देश को 3 से 4 इनफैक्ट चुनाव इस पीरियड में देखने को मिले, यानी कि जिस टेन्योर में सिर्फ 2 चुनाव होने चाहिए थे, वहां पर हमारे देश को 4 चुनाव का सामना करना पड़ा। तो ये रहा रिजल्ट, जो गठबंधन की जो सरकारें बनने की परिस्थितियां देश में हुई। तो इस तरह से जब प्राइम मिनिस्टर की जो शक्तियों में काफी चेंजेस आ जाता है, राष्ट्रपति उस टाइम काफी अपने विवेकाधिकार का, विजडम का प्रयोग करता है। ऐसे समय में जब प्राइम मिनिस्टर है उसके पास में बहुमत नहीं होता है, तो ना तो वो अपने जो कैबिनेट है, कैबिनेट का जो एक्सपेंशन करता है, विस्तार करता है, उस पीरियड में अपने स्वयं विवेक से पूरे डिसीजन नहीं ले सकता है। उसको कैबिनेट के विस्तार करने के टाइम जो अपने बहुमत जो सहयोगी दल हैं उनका भी अपनी ओपिनियन एक लेने की आवश्यकता होती है। हालांकि उनके ऊपर ये बोल सकते हो आप, एक इनडायरेक्टली उनके ऊपर एक दबाव रहता है। कई बार तो बिल्कुल उनके जो सहयोगी दल है उनकी बातें माननी पड़ती है। करेक्ट? समझ पा रहे हैं क्लियरली? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, और कंटिन्यूअस आप देखते रहिए। इसके बाद में बात करें, जो राष्ट्रपति की बात कर रहे थे, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति काफी, मैंने कहा कि अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी भी दल को क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है चुनाव के बाद में, और उस पीरियड में सभी दल जो इस तरह की एश्योरेंस दावा पेश करते हैं राष्ट्रपति के पास कि भाई हम भी सरकार बनाने की पोजीशन में, हम सरकार बनाएंगे, तो उस टाइम में राष्ट्रपति अपने विवेक का अधिकार का प्रयोग करते हुए, विजडम का इस्तेमाल करते हुए, वो किसी भी पार्टी के दल को जो उनकी सोच के अनुसार उनको लगता है कि ये जो है सरकार बना सकते हैं, और बाद में फ्लोर टेस्ट में जो विश्वास मत हासिल कर लेंगे, ऐसे को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्लियर? यानी कि जब सरकार ऐसी परिस्थितियां जिसमें किसी भी दल को बहुमत ना हो, राष्ट्रपति काफी शक्ति में आ जाते हैं, अपनी विवेक का या फिर अपने विजडम का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है राष्ट्रपति अपनी चाह के अनुसार किसी को इनवाइट कर देते हैं। अगर आप देखो, राज्य की बात करो तो राज्य के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर देख सकते हो, गवर्नर ने इसी तरह से अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल करते हुए जिनके पास में नंबर नहीं थे उनको भी बुला लिया। हालांकि वो सरकार अपना बहुमत पेश करने से पहले ही उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। तो स्टेट में गवर्नर उस टाइम में पावरफुल हो जाते हैं जब विधानसभा में किसी दल को क्लियर मेजोरिटी ना हो, और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के पास में शक्तियां होती है अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए, वो इनवाइट करते हैं। और इवन ऐसा भी हुआ है कि कई बार तो राष्ट्रपति महोदय कई तरह के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांग लेते हैं कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बोल रहे हैं कि आपके पास में है, उनका हमको एक प्रूफ दीजिए, उनके सिग्नेचर के साथ में एक चिट्ठी हमको दीजिए, कौन कौन से दल आपको
सहयोग करने जा रहे हैं। और ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट आप कह सकते हो, वो सहयोगी दलों के साथ में जो राष्ट्रपति के पास में अपना दावा पेश करने के लिए पहुंचते हैं, ताकि राष्ट्रपति को इम्प्रेस कर पाए, ये दिखा पाए कि हमारे पास में बहुमत है और जरूरत पड़ने पर सरकार बनने के बाद में राष्ट्रपति जो टाइम देता है कि इतने दिन के बाद में या आप इतनी तारीख को आप लोकसभा में हाउस के अंदर अपना बहुमत साबित करिए, तो हम उस कंडीशन में बहुमत साबित करने की परिस्थितियों में है। ठीक है, तो राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श लेने के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जब भी किसी दल के पास में बहुमत नहीं है और ऐसी सरकार बनती है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को उस पोजीशन में अपने सहयोगी दल हैं उनके साथ में परामर्श करके चलना होता है सरकार को चलाने के लिए। और विशेष अधिकारों पर उस कंडीशन में कोई अपने विशेष अधिकारों का वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अपने या कहिए कि सहयोगियों से मिलजुल कर ही काम करना होता है। साथ ही नीतियां भी, जो भी कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो उसमें भी उनको अपने सहयोगी दलों का ख्याल रखना होता है। तो इस तरह से आज जो हमने बात की प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इनके बीच में राष्ट्रपति का बीच में जो ब्रिज है किस तरह से काम करते हैं, सिमिलरली इसी तरह की कंडीशन स्टेट में भी प्रिवेल करती है। जो राज्य सरकारें हैं वहां पर भी विधानमंडल होता है, उसमें भी इसी तरह से जैसे केंद्र सरकार बनाने के लिए कोई भी दल जो मेजोरिटी में बहुमत में है वही सरकार बनाता है। जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार में राष्ट्रपति है, तो राज्य के अंदर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए हुए, अपॉइंट किए हुए गवर्नर होते हैं। और इस तरह से जो बहुमत के दल का नेता है उसको वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं, और मुख्यमंत्री अपनी विवेक के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को राज्य की सरकार में चुनते हैं। ठीक है, तो ये सब हुआ। हमें बेसिकली आज हमारा टॉपिक तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का था। अभी हमें देखो प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत के बारे में बात कर लिया डिटेल में। मेरे ख्याल में आपको कहीं पर इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लिखना बोला जाए तो आप अच्छे से लिख सकते हो। उसके बाद में हमने बात की प्राइम मिनिस्टर की शक्तियों में आए बदलाव की, कि 1989 एंड ऑनवर्ड्स जो सरकारें बनी उनके पास में बहुमत नहीं होने के कारण प्राइम मिनिस्टर का पद या कहिए या प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है वो काफी कमजोर हो गया। इसके बाद में राज्यों में कार्यपालिका स्वरूप के बारे में मैंने बात की। जिस तरह से केंद्र सरकार है, ऐसे ही राज्य के अंदर भी जो विधानसभा है, विधानसभा के अंदर बहुमत दल का जो नेता है वो मुख्यमंत्री की शपथ लेता है और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करता है अपने विवेकाधिकार के हिसाब से। अगर वहां पे उनको मेजोरिटी नहीं है, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री को सामने वही परिस्थितियां बनती है। वहां पर उस तरह की परिस्थितियों में गवर्नर, राज्यपाल काफी अपनी विजडम का इस्तेमाल करता है। तो यही सब कुछ इस तरह की परिस्थितियों में काम किया जाता है। मुझे लग रहा है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैं चाहूंगा कि आप अपना इसको रेडी कर लीजिए। बिल्कुल चैप्टर के जो असाइनमेंट है रोजाना का रोजाना रेगुलर करते रहिए, और साथ ही जो क्वेश्चन दिए उनको 2-3 बार रिवाइज करते रहिए लगातार। ठीक है ना? अगर रिवाइज करोगे तो फिर आपको एग्जाम्स के टाइम में इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं आने वाली। बीच में भी आप 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद जो आपने पहले किया उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है या कहिए कि एक क्वालिटी है कि कुछ दिनों तक अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर किसी भी मैटर को अगर एक बार रिवाइज नहीं करोगे तो वो हमारे जो मेमोरी है वो वहां से निकल जाता है। अनकॉन्शियस माइंड तक हमको अपनी बात को रिटेन, लंबे टाइम तक रिटेन रखने के लिए उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो आप भी ऐसा कीजिए। इसी के साथ में आज का जो हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।